बच्चों, good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session, we are going to discuss the Gibbs-free energy change of the electrochemical cell, that is the galvanic cell. Okay, so it is electrochemical cell, and Gibbs-free energy चेंज। तो देखो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक्चुअली हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं तो देखो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक्चुअली हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, तो ये यूजफुल वर्क होता है। तो यहां से हम लोग देखें कि अगर हमारा सेल जो है वर्किंग है, तो यहां से वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, वर्क डन इलेक्ट्रिकल, ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखो, चार्ज यहाँ पे टोटल नेट चार्ज जो होगा एक गिवन टाइम के लिए जो पास करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेल में सेल ईएमएफ है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ गिवन टाइम, दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ गिवन टाइम। अब यहां देखो n इंटू, तो अब देखो 1 मोल पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये था फैराडेस F, यानी कि ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, अब देखो यहां से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन ये क्या होता है, तो ये होता है निगेटिव ऑफ दी वर्क डन। तो यहां से हम लोग वर्क डन इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल ले लेंगे। तो अब ये क्या दे देगा, माइनस एन एफ ई ऑफ दी सेल, दैट इज ईएमएफ ऑफ दी सेल। तो ये हो जाएगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड दी ईएमएफ ऑफ दी सेल के बीच रिलेशन। ओके, अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखें, डेल्टा जी नॉट, तो अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल। अब याद करो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो एक्चुअल रिलेशन था वो क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT इंटू लॉग Q। अब देखो यहां से अगर हम लोग इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन्स्ट इक्वेशन, यहां से पुट करो, माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, सॉरी ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल प्लस 2.303 RT log Q। अब यहां से देखो एन एफ से सब में डिवाइड कर दो, माइनस एन एफ से, तो क्या दे देगा, ई ऑफ दिस सेल, देखो यहाँ माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2.303 R इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ इंटू लॉग क्यू। तो देखो ये हमारा आसानी से क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो एक्चुअली में नॉन्स्ट इक्वेशन ऐसे ही डिराइव किया जाता है, ये होता है डेरिवेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन, डेल्टा जी ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द प्रोसेस। तो अब देखो क्या है कंडीशन, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी को निगेटिव होना होगा, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है जब निगेटिव होता है तो हमारा फंक्शनिंग जो होता है, हमारा वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वो आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव
और जब ये निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज ग्रेटर देन 0, और तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो गया यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ईएमएफ ऑफ दी सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा ईएमएफ ऑफ दी सेल, यानी कि अब हमारा जो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सेल का वर्किंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहां से प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो है, अब आपको क्या करना होगा, अब उस रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि अब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब तीसरा कंडीशन क्या था, इट बिकम्स इक्वल्स टू 0, तो जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होंगे, और जब ये 0 होंगे तो कंडीशन क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको याद है कि रिएक्शन कोसेंट जो है किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। और इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया था, ये 0 और ये दे दिया था ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इक्वल्स टू 2.303 अपॉन n इंटू एफ r इंटू टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशन हो जाता है। चलो अब इनको नोट कर लो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली ईएमएफ अगर आप फाइंड करने जा रहे हैं सेल के लिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना यूज करके इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3 Fe is x1 and the standard reduction potential Fe+2 to Fe is x2. It is minus x1, it is minus x2. Then calculate the standard Fe+3 to Fe+2। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो रिलेशन क्या है कि फर्स्ट के लिए गिवन है, सेकंड के लिए भी गिवन है, अब इसके लिए गिवन नहीं है। तो यहां अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, जैसे ये है हमारा पहला इक्वेशन Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन्स Fe, दूसरा इक्वेशन है Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe। अब आप क्या करेंगे, तो आप इक्वेशन 1 - 2 करेंगे। तो जैसे ही 1 - 2 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Fe+2। अब यहां पे ध्यान से देखना है कि आप कभी भी इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, जैसे यहां पे E0 Fe+3 टू Fe जो है ये आपको -x1 गिवन है, इसके लिए आपको गिवन है Fe+2 Fe इक्वल्स टू -x2। तो इनके लिए गिवन है। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर आप इसका फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड Fe+2 अपॉन Fe+3 टू Fe+2, अब डायरेक्ट आपने जो किया तो यहां से आप क्या करेंगे, Fe+3 Fe माइनस ई स्टैंडर्ड Fe+2 Fe। तो अब अगर आपने ये इक्वेशन यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ईएमएफ ऑफ दी सेल जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे आप
इनके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कुछ भी करे, ई स्टैंडर्ड की वैल्यू चेंज करने वाली नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में डेल्टा जी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। डेल्टा जी जो है वो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव नहीं होता है, और वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हम लोग डेल्टा जी नॉट फाइंड करेंगे 1। तो यहां से ये क्या देगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दिस है, या रिडक्शन पोटेंशियल कह लीजिए, एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2। तो यहां से अब कंडीशन क्या हो गया कि हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ से फाइंड करेंगे और डेल्टा जीवन का यूज करेंगे। इनके लिए अब देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब यहां से वैल्यू देखो, माइनस एन की वैल्यू देखो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो 3 ले लो, एफ कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट। अब यहां से देखें हम लोग, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस x1, तो यहां ले लो माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा 3x1f। ठीक है, ठीक वैसे ही इन इक्वेशन के लिए यहाँ पे माइनस x2 है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट 2, और ये हमें क्या दे देगा, तो ये हमें दे देगा प्लस 2। देखो n की वैल्यू यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो f और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस ले लिया, x2 ले लिया। ठीक है, अब ऑपरेशन जो किया वही करना है। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट फॉर 3 ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, यानी कि डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। अब इनके वैल्यू रखते जाइए, तो देखिए इनका वैल्यू क्या आएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 1 मोल हो रहा है, तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग। पहले देखो माइनस n, f कांस्टेंट है, f रहेगा। अब देखो ई स्टैंडर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए ई स्टैंडर्ड हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है ये ई स्टैंडर्ड है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2, ये आ गया। अब यहां से देखो ये इक्वल्स टू, अब इनका वैल्यू रखो, तो इनका वैल्यू देखो क्या आया है 3x1f, और देखो फिर इनका वैल्यू माइनस क्या आया है 2x2f। अब यहां ध्यान से देखो, तो यहाँ f जो है दोनों में कॉमन है, f को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2, और ये क्या दे देगा 3x1 माइनस 2x2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस से इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। और फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो ई स्टैंडर्ड Fe प्लस 3 Fe प्लस 2, और ये क्या दे देगा माइनस 3x1 माइनस 2x1 सॉरी x2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये वोल्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये जैसे फॉर्मूला आप यूज करेंगे फिर क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सब इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालना है, सेकंड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालना है, और फिर क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालना है। ऑपरेशन देखना है कि क्या कर रहे हैं आप इक्वेशन में, कि तीसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तब जाकर के ये टोटल का टोटल फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए इनको नोट कीजिए, हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि कॉपर जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, कॉपर प्लस आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है फाइंड करना है। देखो पहला इक्वेशन क्या है, Cu प्लस 2, ये आपको क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो रहा है, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा G1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल्टा जी नॉट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से देखो इक्वेशन में वैल्यू गिवन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस, अब देखो n की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी 1 मोल के लिए 1 ले लेंगे इंटू f ले लेंगे,
और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इनकी वैल्यू लेंगे यानी कि इंटू 0.15 वोल्ट। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 जो है ये हमारा है Cu प्लस, और ये गेन कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन को और चेंज हो रहा है कॉपर मेटल में। तो यहां से आप डेल्टा G2 लिखो, तो डेल्टा G02 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो यहां भी सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है यानी कि 1 इंटू एफ इंटू, अब देखो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.05 वोल्ट। ओके, अब हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इनके लिए इक्वेशन फाइंड करना है, और ये क्या है, तो ये है ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu, ठीक है, यानी कि कॉपर प्लस 2 आयन से कॉपर आयन में, यानी कि कॉपर प्लस 2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर मेटल में। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर डायरेक्टली ऐड कर दे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के 2 हो जाएगा और ये मिल जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल इक्वेशन जो है डेल्टा G3 ये कैसे आ रहा है, तो ये आ रहा है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए वैल्यू रखते हैं, तो इनके लिए वैल्यू देखो क्या है, -2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व हो रहा है इंटू एफ इंटू स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 इनको फाइंड करना है Cu। अब देखो इनके लिए वैल्यू ये हम लोगों ने फाइंड किया है -f इंटू 0.15 माइनस f इंटू 0.5 वोल्ट। अब यहां ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, f और ये f कैंसिल हो जाएगा, माइनस से टोटल माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 Cu, और ये दे देगा क्या, तो ये माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 0.65 वोल्ट। अब यहां से 2 से डिवाइड कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, और इस तरह से ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी, इनका हाफ कर लो तो 0.325 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ही सॉल्व करना है, अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपका आंसर ये आता, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते और डायरेक्ट आप ई नॉट की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर लेते, तब आपका आंसर ये हो जाता, और ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसको माइन्यूटली सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, तो फिर हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं, और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस जस्ट रिवर्स अपोजिट प्रोसेस ऑफ द व्हाट, गैल्वेनिक सेल। जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में देखा था, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जेनरेट कर रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहां पे देखो, यहां पे हम लोग अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of the electrolytes by the passage of electricity is called what, electrolysis। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, किसके कॉस्ट पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, देखो वहां से और यहां से डिफरेंस क्या है, यहाँ सिंगल कंपार्टमेंट है, वहां पे डबल था, ठीक है। यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, सॉल्यूशन में डिप्ड है। यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया है और क्या किया है, कॉपर आयन, कॉपर मेटल और कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है। तो देखो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर आयन अवेलेबल है और क्या है, SO4 -2 अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, एनोड यहां देख लो ध्यान से, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। कैथोड ये निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। वहां पे अपोजिट था, वहां एनोड क्या था, वो निगेटिवली चार्ज था, कैथोड क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। यहाँ पे ठीक अपोजिट कंडीशन है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखो एनोड चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई बात नहीं है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
एनोड जो है यहाँ पे कॉपर मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यानी कि यहां से कंटिन्यूअसली क्या होगा, कॉपर मेटल लूज होकर के इस सॉल्यूशन में जाएगा और इस सॉल्यूशन में जो अवेलेबल कॉपर आयंस हैं वो क्या होंगे, वो कैथोड की ओर मूव करेंगे और वो क्या होंगे, तो वो कॉपर आयन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में। तो ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां ध्यान देना है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है और यहाँ पे अमाउंट जो है, मास जो है वो क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग एक डिवाइस को यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा है। ठीक है, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। दैट मीन्स अ डिवाइस वेयर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस, दैट्स कॉल्ड व्हाट, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्चुअल में कर क्या रहा है, इट यूटिलाइजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये जो करंट पास हो रहा है इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। तो यहां से ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों का सम देखें तो देखो क्या हो जाएगा, Cu+Cu+2 और ये क्या देगा, तो Cu मेटल से आयन में कन्वर्ट होगा और ये आयन से मेटल में। ठीक है, ये देखो ये कंटिन्यूअसली कॉपर आयन जो है, जो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होगा, जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो जो कॉपर मेटल है, जो एनोड है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में जाकर के कॉपर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके साथ हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर पाएंगे लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमने कह दिया कि यहाँ से कॉपर आके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही कॉपर मेटल जो है जाकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है, ये आपको मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। बाकी यहाँ पे SO4 का कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये सारा जो डिस्कशन है ये आता है आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में। एक्चुअली अगर आप NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं तो NaCl सॉल्यूशन अब आप कैसा ले रहे हैं, अगर आप मोल्टेन NaCl ले रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग होगा। अगर आप NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं और ये कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है तो हर बार क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो चेंज करेगा और ये डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आसान सा सेगमेंट है इसका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि जैसे ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है और फिर ये जाकर के इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसका अमाउंट जो है ये कैलकुलेट किया जा सकता है और इसके कैलकुलेशन के लिए फैराडेज ने लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो चलो पहले इनको नोट करो तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले इसको नोट करो फिर हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कैलकुलेशन ऑफ मास इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखें। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑन 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो एक्जेक्टली क्या होता है, 96487 कूलम होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 96500 कूलम। और इसी को हम लोग बार बार क्या लिख रहे थे, 1 फैराडेज, that is F, the equivalent charge, that means the charge present on 1 mole of the electron। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो फिजिक्स से आता है तो हम लोग पढ़ते आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है I, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और ये आप लोग जानते होंगे कि एक गिवन वायर से, एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर एक गिवन टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्ज पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये बोलते हैं कि करंट है। तो आई क्या हो जाता है, ये हो जाता है Q बाई टी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, आई जब एम्पियर में मेजर होगा तो यहाँ पे Q जो होगा ये इसका यूनिट कूलम होगा, और T जो होगा ये सेकंड में होगा। ये यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पे आप फेल करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ध्यान रखिएगा इनका। चलिए, तो अब यहां से देखें तो चार्ज जो है Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, दैट इज एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां से तो सोडियम आयन, सोडियम आयन जो है, देखिए अगर सोडियम आयन को कन्वर्ट करना है सोडियम मेटल में तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सोडियम मेटल में आ जाएगा। अगर ये 1 मोल होता, 1 मोल, तो ये भी क्या होता, सोडियम मेटल भी 1 मोल होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे 96500, दैट इज 1 फैराडेज ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग Mg के लिए देखें +2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो देखो तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा, Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर से 1 मोल के लिए कंसीडर करो कि अगर ये हमारा 1 मोल होता है, इसका मास जो होता है 1 मोल होता है, तो ये कितना रिक्वायर्ड होता, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती 2F इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं Al+3, तो इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए इसको 3F नेट चार्ज चाहिए। अगर इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग F1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, अब यहीं से आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो देखिए ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है या फिर कोई गैस लिबरेटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के जो एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ substance, rather an electrolyte deposited or liberated at a given electrode is directly proportional to the amount of charge passed through it for a given interval of time, for a given interval of टाइम। तो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो भी चार्ज पास करेगा, जो भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देंगे हम लोग, उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास जो है डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, तो फिर हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो अब यहां देखो, अगर मान लो कि W इज व्हाट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी मेटल हम लोग एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो W है, एंड Q द चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन for time
T। तो इस केस में क्या होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड सो इट इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। अब देखो Z क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ये एक्चुअली कांस्टेंट होता है, इक्विवेलेंट इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। एक गिवन मटेरियल के लिए ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन सब्सटेंस। यानी कि ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, हर एक सब्सटेंस के लिए इसका अमाउंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और Q इक्वल्स टू क्या हो सकता है, I इंटू टी। तो यहां हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, तो ये क्या दे देगा, W इक्वल्स टू I इंटू टी, सॉरी Z इंटू आई टी। तो ये हमारा वैल्यू हो जाता है इनके लिए। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इस इक्वेशन से आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से Z, तो Z देखो Z की जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस अपॉन 96500। अब ये आपको याद रहेगा, ये आप फाइंड कर लेंगे तो आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू जाती है, वेयर E इज व्हाट, equivalent weight of the substance। तो ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, फैराडेज सेकंड लॉ जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।